हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट अड्डा बाय प्रीति मैम के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ प्रीति कुमारी और आज हम लोग के एंशियंट हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक मगध के उत्कर्ष को आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे उत्तर वैदिक काल के बाद, ठीक है, राजनीतिक परिवर्तन का क्रम होता है और उसमें 16 महाजनपद देखने को मिलता है, ठीक है। और इस 16 महाजनपद की सूची जो होता है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिला है। 16 महाजनपदों की सूची हमने 16 महाजनपदों का वीडियो पहले अपलोड कर लिया है, पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने इस 16 महाजनपद का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले 16 महाजनपद के वीडियो को देखें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मगध के उत्कर्ष के बारे में। जब 16 महाजनपद बनकर सामने आया तो उसमें राजनीतिक संघर्ष में साम्राज्य के विस्तार का दौर चल रहा था और उसमें सभी महाजनपद जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इन सभी में एक दूसरे से झगड़े हो रहे थे, कौन आगे बढ़ेगा 16 महाजनपदों में। लेकिन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर सामने आया तो वह था मगध। और ये जो मगध जो है विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हुए बहुत आगे बढ़ गया। अब मगध का जो उत्कर्ष जो था वो बौद्ध धर्म के जो अंगुत्तर निकाय था और जैन धर्म का जो भगवती सूत्र था, उसी में जो 16 महाजनपदों की सूची मिली तो उसी में मगध जो था वो काफ़ी शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। तो इसमें एक प्रश्न आता है कि मगध का संस्थापक अगर संस्थापक बोलेगा, मगध का संस्थापक कौन था तो बृहदत्त था। मगध का संस्थापक बृहदत्त था और बृहदत्त ने ही मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। और ये पहला अगर बोलेगा पहला स्थापित वंश रहा है तो वो है हर्यक वंश जो कि काफ़ी यही जो हर्यक वंश था यही मगध वंश का वास्तविक संस्थापक रहा। संस्थापक रहेगा तो बृहदत्त और वंश रहेगा तो हर्यक वंश रहा और ये वास्तविक संस्थापक रहा। बृहदत्त ने अपनी राजधानी राजगृह या गिरिब्रज बनाया, ठीक है। और इस बृहदत्त का पुत्र था जरासंध। बस यहाँ से यही क्वेश्चन पूछता है, जरासंध पूछेगा मगध का संस्थापक कौन था तो बृहदत्त था। जरासंध कौन था तो बृहदत्त का पुत्र था। बृहदत्त ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी तो राजगिर या गिरिव्रज बनाई थी। अब जो पहला वंश था यहाँ हर्यक वंश था। अब मगध के उदय का कारण क्या था? मगध के उदय का कारण जो था ये क्या था कि 16 महाजनपद जो थे उसमें विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हुए मगध जो सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा, उसमें
तीन परिस्थितियां इसका काफ़ी हेल्प किया। कौन सा था? तो आर्थिक, दूसरा हो गया राजनीतिक, और तीसरा हो गया भौगोलिक। ये सारी परिस्थितियां से मिलते हुए ये शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। अब आर्थिक दृष्टि से देखें पहले। आर्थिक दृष्टि से देखें मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन अगर देखें इसका, तो यहाँ पे क्या था कि पहले लोहे की खोज जो थी, लोहे का जो खोज किया गया था, ये संपूर्ण भारत में एक विकास का दौर चल रहा था उस समय, लोहे की खोज का संपूर्ण भारत में। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा गया लोहे का विकास तो वो मगध के क्षेत्र में देखा गया। और ये क्षेत्र क्या था? वो ये अधिशेष उत्पादन करता था। मतलब कि जहाँ पे उत्पादन करने के बाद जो खुदाई होती थी उसमें जो अवशेष जो बच जाता था उसी को अधिशेष कहा गया। ठीक है। और कृषि के क्षेत्र में ये अधिशेष उत्पादन होता था कृषि के क्षेत्र में। तो ये क्या था कि ये उत्पादन जब होता था तो ये दूसरे जगह पर बेचा जाता था दूसरे जगह पर, और दूसरे जगह पर बेचते इसकी आर्थिक आय होती थी। तो ये मगध का जो क्षेत्र था, आर्थिक आय के कारण भी ये काफ़ी तेज़ी से इसका विस्तार हुआ। ठीक है। दूसरा इसमें था कि ये इसमें बहुत सारी नदियों का संगम था, जैसे गंगा, सोन और गंडक, ऐसी नदियों के संगम पर ये बसा था। और इसमें जलोढ़ मिट्टी की काफ़ी प्रचुरता थी। जलोढ़ मिट्टी की काफ़ी प्रचुरता थी, जहाँ से कृषि को क्या किया जाता था? बेहतर बनाया जा सकता था। तो इस परिस्थिति में भी क्या था कि मगध को आर्थिक रूप से काफ़ी सहयोग मिला आगे बढ़ने के लिए। तो ये आर्थिक स्थिति ये थी कि वहाँ लोहे की भी प्रचुरता थी, वहाँ कृषि भी की जाती थी जरूर। तो ये और जो उत्पादन होता था वो दूसरे जगह बेचा जाता था, आर्थिक आय होती थी। तो इकोनॉमिकल कंडीशन के कारण भी मगध को सहायता मिला आगे बढ़ने के लिए, विस्तार करने के लिए। दूसरा कारण था राजनीतिक विकास। तो राजनीतिक विकास में देखा जाए तो राजनीतिक विकास के लिए क्या जरूरी है? सबसे ज़्यादा जरूरी है राजा का शक्तिशाली होना। अगर राजा स्ट्रांग होगा तो वहाँ पे राजनीतिक विकास भी होगा। मगध एक ऐसा राज्य रहा जहाँ पे वंशों का क्रम चलता रहा। वंशों का एक क्रमिक क्रम चला, जिसमें मगध का क्षेत्र काफ़ी विस्तार में रहा। साथ ही इसमें देखा जाएगा तो यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था जितनी अच्छी होगी, वहाँ का राजा अपना काम उतना ही अच्छा तरीका से कर पाएगा। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के अच्छे होने के कारण भी मगध का विस्तार तेज़ी से हुआ। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि भौगोलिक कारण में क्या था। भौगोलिक कारण में सबसे जरूरी रहा कि अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो मगध एक जो है, एक तरफ गंगा था, एक तरफ सोन था, और एक तरफ नदी गंडक था। इसके संगम से ये मगध का निर्माण हुए हैं। ये तीनों के संगम से मगध मतलब कि बना, मतलब कि पाटलिपुत्र का निर्माण हुआ।
पूछता है कि पाटलिपुत्र कहाँ, कौन से नदी के संगम पे बसा है, तो गंगा, सोन और गंडक। पहले देखा जाए तो मगध का ये थी राजधानी, पहला राजधानी कहाँ था, राजगिरी था, मतलब गिरिब्रज, जो कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ठीक है। दूसरा राजधानी बना पाटलिपुत्रा, जो कि नदियों के संगम पे बसा था। तो इस तरह देखा जाए तो इसमें जो दुश्मनों का जो आक्रमण होता था, ये दुश्मनों के आक्रमणों से बचाता था, और दुश्मन जो है ये सीधे रूप से आक्रमण नहीं कर पाते थे। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट था कि ये हमला से तो मतलब कि अपने आप को बचाता ही था, हमला इस पे तो कोई हो करता नहीं था, लेकिन ये दूसरे देश पर तुरंत हमला कर देता था। तो ये एक भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो मगध के उत्कर्ष में इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। और एक यहाँ पे नदी के संगम होने से ये जल मार्ग का रास्ता खुला। जल मार्ग होने के कारण व्यापार जो था, व्यापार करना आसान हो गया। इसके अलावा मगध में क्या था कि काफ़ी जंगली लकड़ी मिलती थी, जंगली जिस लकड़ी से रथ बनाए जाते थे अलग अलग तरह के। फिर उसके तीसरा कारण था कि जब लोहे की खोज हो गई, लोहे की वो क्रांतिकारी दौड़ थी, तो लोहे की खोज से वहाँ क्या हुआ कि लोहे का औजार बनाया गया, जो कि युद्ध के क्षेत्र में इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा। फिर वहाँ जंगल में होने के कारण वहाँ क्या कहते हैं, हाथी की प्रचुरता मिलने लगी, और बहुत तेज़ी से हाथी भी पकड़े गए। जब हाथियों को पकड़े गए तो हाथी जो थे वो राजा को युद्ध करने में सहायता करते थे, तो इस तरह ये देखा जाए तो ये भौगोलिक कारण भी जो था ये काफ़ी महत्वपूर्ण था मगध के विस्तार के लिए। तो इस तरह हम लोग देखें कि आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक कारणों के कारण ये 16 महाजनपदों में ये सबसे आगे तेजी से बढ़ा और मगध का विस्तार हो गया। अब मगध के साम्राज्य में कुछ राजाओं का भी दौर चला, कुछ महत्वपूर्ण वंशज भी थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, और वंशों का क्रम देखा गया। जैसे कि इसमें पहला वंश था हर्यक वंश, दूसरा था शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश, और चौथा हो गया मौर्य वंश। इस तरह मगध में वंशों का क्रम चला। हर्यक वंश ये सीक्वेंस में आता है सजाने के लिए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। इस तरह हम लोग देखेंगे। अब इन चारों वंशों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, और जिससे मगध से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ेंगे और मगध से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश के बारे में हम लोगों ने पहले चर्चाएं कर चुकी हैं। अब ये 3 वंश के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में लाती हूँ। ओके, थैंक यू। अगर ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, सही लग रहा है, तो आप इस को सब्सक्राइब करें, ज़रूर आगे बढ़ाएं, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये चैनल आगे बढ़ सके। ओके, थैंक यू।